मालकिन तीर्थ यात्रा पर गई तो अपनी 14 साल की बेटी को मेरे पास छोड़ गई। मैं भी भाग भाग कर उसके सारे काम करता था। रात होती तो उसको अपने पास सुला लेता। मालकिन ने भी इसकी इजाज़त दे रखी थी। अगली रात हुई तो मुझे कुछ नरम नरम सा महसूस हुआ। मैं घबरा कर उठा तो मेरे होश उड़ गए। जिस रात मालकिन तीर्थ यात्रा पर जा रही थी उसी सुबह से मेरी जान आफत में आई हुई थी। वे बार बार मुझे कह रही थी, समीर मेरा पूरा घर तेरे हवाले है। जितना भरोसा मैं तुझ पर कर सकती हूँ घर के किसी और नौकर पर नहीं। मेरा नाम समीर है। मेरी उम्र 25 साल थी, लेकिन मैं 10 साल की उम्र से मालकिन के घर काम कर रहा था। 15 साल से मैं मालकिन के घर नौकरी पर था, इसलिए जितना भरोसा वे मुझ पर करती थी किसी और पर नहीं करती थी। इसलिए वह मुझे हर बात समझा रही थी। वे कह रही थी कि इसका बहुत ख्याल रखना, तुम्हें पता है ना इसे नींद में चलने की आदत है। मैं सर हिलाने लगा कि जी मालकिन, मुझे मालूम है। हालांकि मुझे क्या मालूम था, वे तो अपने कमरे में ही सोती थी। उम्र में परी 14 साल की थी, लेकिन थी ज़रा बावली किस्म की, बेवकूफ़ और लाडली। मालकिन की इकलौती बेटी थी, इसलिए उसे लाड प्यार से रखा हुआ था। अभी तक वे गुड्डे गुड़ियों से खेलती थी। मैंने कहा, मालकिन मैं उसका पूरा ख्याल रखूँगा। लेकिन उसके बाद जो बात मालकिन ने मुझसे कही, मैं तो दंग सा रह गया था। वे मुझसे ऐसी बात कैसे कर सकती थी। कहने लगी, रात को तुम मेरी परी के साथ ही सोओगे, इसके कमरे में रहोगे। ये बात सुनकर तो मेरी आंखें हैरत से फैल गई। मेरा दिमाग सुनकर ही घूमने लगा था। मैंने कहा, मालकिन मैं कैसे छोटी बेबी के कमरे में सो सकता हूँ। आप सोच कर तो बात करें, ये तो बिल्कुल एक गैर मुनासिब सी बात है। अगर वह कहने लगी, समीर मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। तुम परी के कमरे में ही रहोगे और वहीं सोओगे। मुझे मालकिन की ये बात किसी तौर पर सही नहीं लग रही थी, लेकिन बहरहाल मैं उन्हें बार बार इनकार नहीं कर सकता था। लेकिन मैं दिल में ये पक्का इरादा कर चुका था कि मैं परी के कमरे में कभी नहीं सोऊंगा। मेरी मालकिन एक विधवा औरत थी, लेकिन थी बहुत अमीर। मालकिन की बहुत सारी ज़मीन थी जहाँ से उन्हें खूब पैसा आता था। घर उनका बेहतरीन चल रहा था। एक ही बेटी थी जिसे उन्होंने लाडों से पाला था। जब मैं मालकिन के घर में कम उम्र में काम करने के लिए आया था तो उस वक्त मालिक ज़िंदा थे। उन्होंने तो मालकिन को फूलों से हल्का रख रखा था। वे मालकिन से बहुत प्यार करते थे। दोनों की मोहब्बत की शादी थी। दोनों ही एक साथ बहुत खुश थे। परी की पैदाइश से चंद महीने पहले मालिक का इंतकाल हो गया। मालकिन सदमे से ही दीवानों जैसी बातें करने लगी थी। कभी कहती कि वह भी आ जाएंगे, मुझे छोड़कर यूँ नहीं जा सकते। उस वक्त मैं 10 साल का था, लेकिन मालकिन की हालत देखकर फूट फूट कर रोया था, क्योंकि उनका रवैया शुरू से ही मेरे साथ बहुत अच्छा था। वे मेरा भी बड़ा ख्याल रखती थी, इसलिए मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता था। जब परी पैदा हुई तो पहले तो मालकिन मालिक को याद करके बहुत रोईं, लेकिन फिर उनका दिल परी के साथ लग गया। मालकिन के माँ बाप ने बहुत चाहा कि मालकिन दूसरी शादी कर लें, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी, नहीं, मुझे अपने पति से बहुत मोहब्बत थी और मैं अपनी सारी ज़िंदगी अपने पति के नाम पर गुजार दूंगी। मालकिन ने फिर यही किया। पूरा घर उन्होंने खुद संभाल रखा था। तमाम नौकरों को वे खुद देखती थी। 14 साल का वक्त गुजर गया था। मालकिन का सबसे ज़्यादा वफादार और भरोसेमंद नौकर मैं था। कारोबार की देखरेख मालकिन ने मेरे हवाले कर रखी थी, लेकिन मैं भी नमक का हिसाब चुकाता था। एक एक पाई का हिसाब मालकिन को देता था। इस साल मालकिन के माँ बाप यात्रा पर जा रहे थे, इसलिए मालकिन ने कहा कि वह भी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हैं। ये सुनकर पहले तो परी ने हंगामा खड़ा कर दिया कि वह अकेले यहाँ नहीं रहेगी, लेकिन उसके फाइनल पेपर थे, इसलिए मालकिन कहने लगी, मैं तुम्हारी पढ़ाई को ख़राब नहीं करना चाहती, इसलिए तुम अगली बार मेरे साथ चली आना। बड़ी मुश्किल से वह मानी थी, लेकिन जो कुछ मालकिन मुझसे कह रही थी वह बात मुझे सही नहीं लग रही थी। बहरहाल मालकिन मुझे सब कुछ समझा बुझा कर तीर्थ यात्रा पर चली गई। उनके जाते ही मैंने सोफे पर बैठकर सुकून का एक लंबा गहरा सांस लिया। फिर खाना बनाने वाले को बुलाया और अपने लिए बढ़िया सी चाय बनवाई। मालकिन के होते हुए मैं कभी भी सोफे पर नहीं बैठा था। हालांकि उन्होंने मुझे कभी इनकार नहीं किया था, लेकिन मालिक और नौकर का लिहाज हमेशा कायम रखा था। लेकिन अब सोच रहा था कि मालकिन गई हैं तो कुछ दिनों मालिकों वाले ठाट में भी करके देख लूं। मैंने सुकून से सांस ली और मज़े से अपनी दोनों टांगें सामने के टेबल पर रख दी।
रिमोट हाथ में पकड़ा और एलईडी का चैनल बदलने लगा। अभी मैं सोच ही रहा था कि कौन सा चैनल देखूं। अभी मैं सही से इस माहौल से रूबरू हुआ भी नहीं था कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और परी लाउंज में आई। जब उसने मेरे बैठने के तौर तरीके देखे तो माथे पर बल डालकर बोली, समीर के बच्चे, तुम्हारी शिकायत तो माँ के आते ही उनसे लगाऊंगी कि कैसे उनकी कीमती टेबल पर तुम पाँव पसार के बैठे थे। ये सुनना था कि मैं हड़बड़ाकर बिल्कुल सीधा होकर बैठ गया। मैंने कहा, छोटी बेबी, ऊपर वाले के लिए मालकिन से मेरी शिकायत न लगाना। मैंने फ़ौरन से टीवी बंद किया और रिमोट साइड पर रख दिया। परी माथे पर गुस्सा चढ़ाए हुए आराम से आकर सोफ़े पर बैठ गई। रिमोट अपने हाथ में पकड़ लिया। कहने लगी, माँ घर पर नहीं है तो इसका मतलब ये ना समझना कि तुम लोगों को मैं सर पर चढ़ाऊँगी। जब तक वे घर पर नहीं हैं, इस घर की मालकिन मैं हूँ, इसलिए जो कहूँ तुम लोग वही करोगे। मैंने सीने पर हाथ रखा और सर झुकाया। जी जी क्यों नहीं छोटी मालकिन, जैसा आपका हुक्म। अंदर से मेरा जी तो जल के रह गया था। मेरी कभी मालकिन की बेटी से एक मिनट भी नहीं बनती थी। वे हर वक्त बचकानी हरकतें करती रहती थी और मैं उसकी हरकतों से परेशान हो जाता था। वे मुझे बाजार के कई चक्कर लगवाती थी, कहती थी तुम ही मेरा सामान लाओगे, ड्राइवर नहीं जाएगा और ना ही कोई दूसरा नौकर। मालकिन भी उससे कुछ नहीं कहती थी क्योंकि वह उनकी लाडली बेटी थी। मुझे ही कहती थी, जाओ समीर जाओ, जो छोटी मालकिन कहती हैं वे कर दो। चाय का कप जब दूसरा नौकर लेकर आया तो मुझे ऐसे खड़ा देखकर वह अजीब सी हंसी हंसा था। कहने लगा, अभी तो बड़ा रौब जमा रहे थे, आ गए ना अपनी औकात में वापस। मैंने उसे घूर कर खा जाने वाली नज़रों से देखा। उसने चाय का कप टेबल पर रखा। जो चाय मैंने पीनी थी वे बड़े मज़े से परी पी रही थी। बहरहाल पूरा दिन इधर उधर के कार्यों में ही गुजर गया। जैसे ही रात हुई मैं अपने क्वार्टर में जाने लगा तो परी कहने लगी, तुम कहाँ जा रहे हो समीर? माँ ने कहा था कि तुम मेरे कमरे में सो गए। ये सुनना था कि मुझे मालकिन की बातें याद आ गईं। मैंने हैरानी से परी की तरफ देखा और कहा, छोटी मालकिन, मुझे अपने क्वार्टर के अलावा कहीं नींद नहीं आती। घर में और नौकरानियां भी मौजूद हैं, आप उन्हें अपने साथ सुला लें। कहने लगी, माँ ने कहा था कि तुम सोगे तो मतलब तुम ही सोगे। चलो शराफत से आओ मेरे कमरे में और कालीन पर जाकर लेट जाओ। मैं कमरे में आ तो गया था लेकिन मुझे सख्त बेचैनी सी शुरू हो गई थी। परी बेड पर जाकर लेट गई। उसने लैंप ऑफ कर दिया। कमरे में उस वक्त घोर अंधेरा था। मेरा दिल बड़ी ज़ोर से धड़क रहा था। भले ही वे 14 साल की थी लेकिन मैं तो 25 बरस का जवान मर्द था। मुझे किसी की एक बात याद आने लगी जो मैंने कई बार सुनी थी कि जहाँ एक मर्द और एक औरत हो वहाँ तीसरा शैतान होता है। पता नहीं मालकिन ने ऐसा क्यों कहा कि उनकी बेटी के कमरे में अकेला रहूं। उन्हें चाहिए था कि नौकरानी को परी के साथ सुलाती। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। एक नज़र मेरी बेड पर लेटी पड़ी पर पड़ी जो उसके चेहरे पर जाकर मेरी नज़र टिक गई। सोई हुई वह बड़ी मासूम सी लग रही थी, बिल्कुल बेफिक्र होकर सो रही थी। एकदम ही मैंने अपनी नज़र बदली, अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा ताकि इससे पहले कि मुझ पर शैतान हावी हो मैं सो जाऊं। ऊपर वाले का जिक्र करते करते ना जाने कब मेरी आंख लग गई थी। घड़ी का तेज़ अलार्म बजने पर मेरी आंख खुली। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा तो देखा कि परी नीम बेहोश या नींद के रूप में ही हाथ से अपनी घड़ी का अलार्म बंद कर रही थी। मैंने सामने लगी घड़ी की तरफ देखा तो 7 बज रहे थे। मैं फ़ौरन से उठकर उसके कमरे से बाहर निकल गया। उसे स्कूल जाना था और उसका पेपर भी था। मालकिन ने कहा था कि ड्राइवर के साथ परी को अकेला मत भेजना, इसलिए जब परी तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो ड्राइवर के साथ मैं भी जाकर उसे स्कूल छोड़ आया। इसके बाद मैं ज़मीनों का हिसाब किताब देखने लगा, कितनी रकम आई, कहाँ क्या खर्च हुआ क्या नहीं, ये सब हिसाब मेरी जिम्मेदारी थी। मैं उन कामों में ऐसा उलझा कि मुझे याद ही नहीं रहा कि परी को वापस लेने भी मुझे ही जाना था। जब तक मैं ना जाता ड्राइवर भी परी को स्कूल से लेने नहीं जाता और ये मालकिन का सख्त हुक्म था। मैं अपने काम में ऐसा घनचक्कर बना कि मेरे दिमाग से बात निकल चुकी थी। 12 बजे परी की छुट्टी होनी थी और 1:30 बज चुका था कि तभी मेरे फ़ोन पर घंटे बजने लगी। जब मैंने नंबर देखा तो मालकिन का था। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया तो वह मुझ पर भड़क उठी। कहने लगी, मुझे परी का फ़ोन आया था, वह अभी तक स्कूल में ही है, तुम उसे लेने क्यों नहीं गए? ये सुनना था कि मेरा दिमाग घूम गया। मैं तो बिल्कुल भूल चुका था। मैंने कहा, मालकिन, मैं ज़मीनों के हिसाब किताब में लगा हुआ था। मालकिन कहने लगी, जाओ जल्दी जाकर उसको लेकर आओ। मैंने सारे खाते बंद किए और घर से बाहर निकला। सामने ड्राइवर को मैंने खा जाने वाली नज़रों से देखा और कहा, तुम मुझे बता नहीं सकते थे कि छोटी मालकिन की छुट्टी हो गई है? वे कहने लगा, मैं क्या बताऊं, मालकिन तो तुम्हें सब नौकरों का सरदार बना कर गई हैं, तुम इन बातों का खुद ख्याल रखो। ड्राइवर की बात ने तो मुझे गुस्सा दिला दिया था। मालकिन क्या गई थी, सारे नौकर सिर चढ़ गए थे, वरना उनके सामने तो सब सिर झुकाए रखते थे। बहरहाल मैं फटाफट से ड्राइवर के साथ बैठा और जब स्कूल पहुंचा तो पूरा स्कूल खाली हो चुका था। सिर्फ परी ही स्कूल
में बची थी। यहाँ पर चौकीदार मुझे देखकर बोला, इतनी लेट क्यों भाई? परी गुस्से से लाल पीली होती हुई गाड़ी में बैठ गई। जितनी देर में हम घर नहीं पहुँचे वे मुझे बस बातें ही सुनाती रही। कहने लगी, माँ को आने दो, तुम्हारे कान खिंचवाती हूँ, फिर तुम मुझसे कहना कि मेरा क्या कसूर था। क्योंकि मेरा कसूर था इसलिए मैं चुपचाप उसकी सारी बातें सुनता रहा। घर पहुँचते तो खाना बनाने वाले ने खाना तैयार नहीं किया था। नौकरानी ने भी घर की साफ़ सफाई ठीक से नहीं की थी, बस अपने कामों या फ़ोनों में बिजी थे। ये देखकर तो मेरा सर चकराने लगा था। मालकिन के बगैर तो पूरा घर ही उल्टा पड़ने लगा था। मैं उन्हें कुछ कहता तो सब कहते, तुम ही हमारी तरह नौकर हो, ज़्यादा हमारे सर पर सवार मत हो। मैं तो मालकिन के बिना बौखला के रह गया था। मेरी नौकरानी से सख्ती से सफाई करने को कहा। अपनी निगरानी में पूरे घर को साफ़ सुथरा करवा कर रात को मैं बुरी तरह थक चुका था। जब मैं परी के कमरे में गया तो वह ऊंची आवाज़ में अपने स्कूल का सबक याद कर रही थी। मैं लाउंज के सोफ़े पर जाकर सो गया क्योंकि दिन भर का थका हुआ था। रात को मुझे लगा जैसे लाउंज में कोई और मौजूद है। किसी के कदमों की छाप मुझे सुनाई दी। मैंने आंखें खोल कर देखा तो मुझे लगा जैसे कोई आदमी परी के कमरे के बाहर खड़ा हो और कमरे की खिड़की के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। मैंने तेज़ आवाज़ में कहा, कौन है वहाँ? तो फ़ौरन से कोई किचन की तरफ भागता हुआ चला गया। मैं एक छलांग में किचन की तरफ भागा, लेकिन उस वक्त किचन बिल्कुल खाली नज़र आ रहा था। मैंने लाइट जलाई, वहाँ कोई नहीं था। किचन का एक दरवाज़ा बाहर की तरफ भी खुलता था। जब मैंने वह देखा तो उसकी कुंडी खुली हुई थी। जब मैं वहीं से बाहर निकला तो बाहर भी सन्नाटा था। मैंने किचन के दरवाजे को अंदर की तरफ से कुंडी लगाई और वापस लाउंज में आकर लेट गया। ये सोचने लगा कि वह कौन आदमी था जो रात के इस वक्त अंदर आया था। ना जाने मुझे क्या सूझी, मैं परी के कमरे में चला गया। वह बेड पर सोई हुई थी। मैं जाकर कालीन पर लेट गया। रात को जैसे ही बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आने लगी तो परी शायद नींद में डर रही थी। कहने लगी, माँ मुझे डर लग रहा है, वे कुत्ते मुझे खा जाएंगे, मेरा हाथ पकड़ लो। वह बेड पर अपना हाथ मार रही थी। नींद में शायद वह मालकिन को ढूंढ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे मौके पर मुझे क्या करना चाहिए। बहरहाल मैं अपने स्थान से उठा और अपना हाथ परी के हाथ में दे दिया। मेरा हाथ पकड़कर वह फिर से गहरी नींद में सो गई थी। काफ़ी देर में खड़ा इंतज़ार करता रहा कि वह कब गहरी नींद में जाए और मैं अपना हाथ उससे छुड़वाऊँ। जब वह गहरी नींद में सो गई तो मैंने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ से अलग किया और दोबारा कालीन पर जाकर लेट गया। इसके बाद से मैं परी के कमरे में ही सोने लगा था। अगले दिन एक नौकर ने दूध की खीर बनाई तो कहने लगा, तुम भी पी लो, बड़ी सुकून की नींद आएगी। मैंने भी सिर हिला दिया और रात को खीर खाकर परी के कमरे में चला गया। इस बार मुझे बड़ी गहरी नींद आई थी। मैं जो सोया तो सुबह ही मेरी आँख खुली। जब मैंने देखा तो बेड खाली था। इस वक्त सुबह के 6 बज रहे थे। उस वक्त तो परी नहीं जागती थी और वैसे भी आज इतवार का दिन था, छुट्टी थी। मैं कमरे से बाहर आया तो परी वहाँ पर भी नहीं थी। मैंने उसे पूरे घर में देखा, वे मुझे कहीं नज़र नहीं आई। मेरा दिल तो धक से रह गया। मैंने तमाम नौकरों को शोर मचाकर जगा दिया। सब उसे ढूंढने लगे लेकिन मैं पूरे घर में कहीं नहीं थी। मेरा तो ये हाल था कि काटो तो खून नहीं। मेरा रंग पीला पड़ चुका था। मालकिन उसे मेरे भरोसे पर छोड़ कर गई थी। मैं कैसे रात को इतनी गहरी नींद सो गया। जब मैंने तमाम नौकरों से सख्ती से बात की तब वह मुझे पता चला कि खाना बनाने वाला बावर्ची भी यहाँ से गायब है। फिर मैंने ध्यान में आने लगा कि कुछ दिन पहले मैंने जिस आदमी को परी के कमरे के बाहर देखा था और जो भागता हुआ किचन में गया था, शायद वह बावर्ची ही था। मैंने फ़ौरन से मालकिन को फ़ोन किया और सारी बात उनके कानों में डाल दी। मैं बावर्ची का पता जानता था। मालकिन ने कहा, तुम बावर्ची के घर पहुंचो, उसका पीछा करो, मैं पुलिस को फ़ोन कर देती हूँ। मैं भागम भाग बावर्ची के घर गया तो मालूम हुआ कि उसकी बीवी बच्चे कहने लगे वह तो घर पर आए ही नहीं। फिर मुझे मोहल्ले वालों से पता चला कि सुबह सुबह बावर्ची परी के मुंह पर हाथ रखे उसे गाड़ी में बैठा कर कहीं ले जा रहा था। उस वक्त तक पुलिस भी हमारे बंगले के करीब आ पहुंची थी। सारी छानबीन के बाद बंगले के बाहर लगे कैमरे की मदद से हमें गाड़ी का नंबर मिल गया। कैमरे में साफ नज़र आ रहा था कि बावर्ची परी के मुंह पर हाथ रखकर ज़बरदस्ती उसे गाड़ी में बैठा रहा था। गाड़ी का नंबर ट्रेस हो चुका था। मैं भी पुलिस वालों के साथ गाड़ी में गया था। सड़क पर आगे जाकर वह गाड़ी एक सुनसान जगह पर खड़ी मिली। मुझे याद आने लगा कि एक बार बावर्ची मुझे ऐसी जगह पर लाया था जहाँ उसके कुछ दोस्त रहते थे। मैं भागता हुआ उस तरफ जाने लगा जहाँ उसके दोस्तों का घर था। पुलिस बाद में पहुंची लेकिन मैं उस घर में पहले पहुंच चुका था। मैंने दरवाजे पर ज़ोरदार लात मारी तो दरवाज़ा खुल गया। सामने वह बावर्ची और 2 अन्य मर्द मौजूद थे। उन्होंने परी को रस्सी से बांध कर एक कुर्सी पर बैठा रखा था और वह बहुत रो रही थी। ये देखकर तो मेरा खून खौल उठा। मैंने आओ देखा न ताओ और उन तीनों की धुलाई शुरू कर दी। इतनी देर में पुलिस भी वहाँ पहुँच गई और उन्हें पकड़कर जेल में बंद कर दिया। रोती हुई परी मेरे गले लग गई। मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने कहा, तुम परेशान ना हो, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। चंद दिनों में मालकिन भी वापस आ गई थी। मालकिन परी को गले लगा कर रोने लगी और मुझसे कहने लगी, समीर मुझे तुम पर पूरा भरोसा
भरोसा था कि तुम मेरी बेटी की हिफाजत ज़रूर करोगे। मैंने कहा, मालकिन मैं इसे हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह समझता हूँ और जब तक मैं ज़िंदा हूँ आप बेफ़िक्र रहें, ना तो आपकी तरफ कोई आँख उठा कर देखेगा और ना ही परी की तरफ। ये सुनकर मालकिन बहुत खुश हो गई। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।